आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हम लोग एक यूनिट सेल निकालेंगे, फिर उस यूनिट सेल की हम लोग 6 बातें पता करेंगे, जिससे हम लोग को पूरे ओवरऑल लैटिस या एक कोई ऐसा सॉलिड जो कि उस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा होगा तो उसके ओवरऑल को पता चल जाएगा, तो उसके ओवरऑल प्रॉपर्टीज का पता चल। देखो इधर बस ये क्या है, फिर तुम लोग अभी तक मतलब बाबू के बैठे ये लोग कैसे बर्गर है, नीचे से बर्गर है, नीचे वाली ब्लैक वाली लेयर है, ब्लैक वाली लेयर क्या है, ये ब्लैक वाली लेयर के एटम्स, ये ग्रीन, ये ब्लू वाली लेयर के एटम्स, बीच में तुम्हारा क्या हो गया, ग्रीन लेयर का एक एटम, ग्रीन लेयर का एक एटम। तो हेलो भाई, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। भाई आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। सो भाई कैसे हैं आप, बढ़िया एकदम। तो भाई आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। आपने अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये लेक्चर नंबर 4 डायरेक्टली देखने आए हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इससे मैं तुम लोग से विनती करता हूँ, भैया एक विनती है थोड़ा सा है ना सिस्टम। तो विनती ये है कि भैया आप सबसे पहले सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर 3 देखो, जिसमें इन डिटेल बेसिक से लेके जितना एडवांस तक हो सकता था मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 पे आओ तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, समझ गए। तो भाई आज का लेक्चर किस पे है, थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया हो कि भैया आज क्या होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एबीएबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D, ठीक। तो अच्छा चश्मा देखो, हमें चश्मा ने हमने ले लिया है, नया चश्मा बना है एकदम बढ़िया गोट वाला है, देख लो एकदम बेहतरीन फोटोक्रोमेटिक लेंस लगा है, लेंस थोड़ा गंदा है रुको। तो जब तक मैं लेंस पूछ रहा हूँ तो क्या देखो थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का हम लोग रिकैप ले लेते हैं। तो प्रीवियस सेकंड लेक्चर के नहीं थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भैया हम लोग अरेंजमेंट पढ़ने वाले थे। अरेंजमेंट हमने स्टार्ट कर दी थी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D में, मतलब अरेंजमेंट इन 3D हम लोग ने स्टार्ट कर दी थी। उसमें हम लोग ने भैया बेसिकली 2 अप्रोचेस देखी थी कि भैया अगर हम लोग HCP 2D एज अ बेस लेके चलते हैं, HCP अरेंजमेंट इन 2D एज अ बेस लेके चलते हैं तो हम लोग को बेसिकली 2 अप्रोचेस मिलती हैं एटम को अरेंज करने की। एक होता है एटम्स के ऊपर एटम रखना और एक होता है एटम्स के वॉइड में एटम रखना। तो एटम के ऊपर जब एटम हमने रखा था तो हम लोग को बेसिकली ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिली थी, और ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट से जो उसकी यूनिट सेल आई थी बेसिकली, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट से यूनिट सेल निकालते हैं तो यूनिट सेल में बेसिकली अगर जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी वही तुम्हारे पूरे लैटिस की प्रॉपर्टी होगी, और वही लैटिस की जो प्रॉपर्टी होगी वही तुम्हारे क्रिस्टल की भी प्रॉपर्टी होगी। तो इसी वजह से हम लोग ने वो किया था, ठीक है किया था, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी का एक और क्वेश्चन बचा है HCP 2D का कि भाई आज हम लोग जो है एटम्स को दूसरे एटम्स के वॉइड में रखेंगे और फिर यही सिलसिला हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो देखेंगे हम लोग कैसी अरेंजमेंट हम लोग को मिलेगी, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग ने उसमें HCP 2D जब हम लोग ने ए टाइप का तो हमने उसमें फिर 6 क्वेश्चन 6 पॉइंट्स लिखवाए थे। उन्हीं में से तुम्हारा क्वेश्चन आना है, चाहे तुम लोग चाहे क्लास 12 में पढ़ रहे हो, चाहे जेईई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे बीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे गेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे नेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे जैम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद वही आना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं आना, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एबीएबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D, जिसकी वजह से हम लोग एक यूनिट सेल निकालेंगे, फिर उस यूनिट सेल की हम लोग 6 बातें पता करेंगे, जिससे हम लोग को पूरे ओवरऑल लैटिस या एक कोई ऐसा सॉलिड जो कि उस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा होगा तो उसके ओवरऑल बातचीत के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा, मतलब उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो देखो क्या देखो, रुको जरा, मैं कैमरा देखना सब सेटेड है एकदम, ठीक है चलो। तो भाई अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबीएबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। सो भाई हेडिंग लगा लो, ठीक। देखो तो उसमें हम लोग बेसिकली एक अप्रोच हम लोग ने HCP 2D में पढ़ लिया था, तो उसी का दूसरा अप्रोच पढ़ना है। तो दूसरा अप्रोच का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, अप्रोच सेकंड। तो मुझे लाइट ऑन करने हैं, यदि लाइट जरा मोड स्विच ऐसा,
ठीक, चलो पढ़ते हैं। चलो ठीक, अप्रोच। अप्रोच टू क्या है? अप्रोच टू है बेसिकली एटम्स के वॉइड्स में एटम्स, एटम्स के वॉइड में एटम्स, एटम्स के वॉइड में एटम्स। ठीक, चलो इस अप्रोच से हम लोग जो है एक एलिमेंट बनाते हैं। कैसा? फील कराता हूँ पहले। देखो देखो, मान लो ये एक अरेंजमेंट बन रखी है HCP2D। ठीक, ये क्या बन रखी है? HCP2। इधर देखो, इधर बस। देखो ये क्या है? अरे यार फिर तुम लोग क्या बबीता मतलब बाबू के मैसेज में ध्यान देंगे। इधर देखो ध्यान से, ये है एक HCP2D ऐसा बेस। इसके बीच में यहाँ पर देखो मेरी फिंगर्स हैं, ये देखो यहाँ पर एक वॉइड फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे था मेरा वॉइड फॉर्म हो रहा है। तो अब इसी वॉइड पे जब एक Z एक्सिस से, Z मतलब तुम लोग के एक्सिस मतलब कि तुम लोग की तरफ से, इसी वॉइड पे तुम लोग की तरफ से अगर मैं एक एटम ला के रख दूं, अगर मैं एक एटम ला के रख दूं और यही पूरी चीज को मैं रिपीट करता रहूं, इस पूरी चीज को मैं रिपीट करता रहूं, तो हम लोग बात बताओ, जब मैं ऐसे यहाँ पे एटम्स अरेंज कर रहा हूँ, ये देखो एटम्स अरेंज कर रहा हूँ और इसके वॉइड में एटम मैं ला के रख दूं लाइक दिस, ये बहुत तो है नहीं, ये मान लो वॉइड। ठीक, और इसी वॉइड के ऊपर मैं एटम ऐसे ला के रख दिया मैंने। ठीक, और ये सिलसिला जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे। ठीक, देखो ये चीज यहाँ पे, ठीक, फिर उसके लिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो यही चीज जब रिपीट होती रहती है तो ये एक मतलब जब यही चीज एक रिपीट हो रही है तो रिपीट कैसे हो रही है? ये देखो HCP2D हमारे ये जो बना हुआ है HCP2D, ये 2D है, 2D है। 3D कब होगा ये? 3D कब होगा ये? जब ये Z एक्सिस से कोई एक एटम मैं ला के इसके वॉइड में से रख दूंगा। देखो Z एक्सिस से लाके ऐसे मैंने रख दिया और जब इसी चीज को मैं वापस रिपीट करता रहूंगा तो ये एक यूनिट सेल फॉर्म हुई है यहाँ पर, और यही यूनिट सेल आगे जब रिपीट होगी तो वो लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज यहाँ पे सेम ये मान लो अगर मैं इस लेयर को, ये वाली लेयर या लेयर को अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो ये जो ऊपर लेयर आई है क्या ये लेयर इस लेयर के साथ मैच करेगी? नहीं करेगी। अरे लेयर कैसे सर जी? लेयर क्या आपको, अरे भैया ये तो मैंने एक तुमको छोटा सा पोर्शन दिखाया है यूनिट सेल का। जब ये यूनिट सेल आपस में मतलब कि अरेंजमेंट का मैंने एक छोटा सा पोर्शन दिखाया है। अब यही अरेंजमेंट मतलब यही पूरी जो चीज है, ये पूरी चीज जब आगे रिपीट होगी हर डायरेक्शन में तो वो एक लैटिस का फॉर्म होगा। तो मैं तो तुम्हें समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ ना। तो देखो, तो जब मैंने Z एक्सिस लगा के इसको रखा तो ये एक चीज अरेंजमेंट बन गई, तो ये अरेंजमेंट रिपीट हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑरेंज वाली बॉल्स जो है, ये जो ऑरेंज वाली बॉल्स है, ये ए लेयर है, ये एक ए लेयर फॉर्म कर रही है, तो ये जो ऊपर टेप है ये बी लेयर फॉर्म करेगी, क्योंकि ये और ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। और फिर जब मैंने उसके ऊपर एक और 3D एक और तीसरी लेयर में इसके ऊपर जब ला के रखूंगा, तो जब मैं उसके ऊपर एक और, इधर देखो, जब मैं एक और लेयर इसके ऊपर ला के मैं रखूंगा तो यहाँ पर ये जो ऊपर जो तीसरी लेयर आएगी, इसी के ऊपर जो तीसरी लेयर आएगी वो ए के साथ मैच कर जाएगी। यानी कि ऐसे जब हम इसको 3D में रिपीट करते गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर इस अरेंजमेंट को जो हमने नाम दिया वो नाम क्या हुआ? ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। क्या नाम हुआ? ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। ठीक है, चलो इसको बना लेंगे। चलो काम हो रखा है मुझे। ठीक, समझ में आया? फील आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, एटम्स ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एटम्स बनाते हैं ऐसे। चार बन नहीं रहा है। हाँ चल रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक,
4 ठीक है सर, एक और बना, एक और बना लेते हैं। ठीक है, ठीक समझने लायक है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, ये एक पूरी एक SCP-2D मैंने एक बना ली है। ठीक, अभी एक SCP-2D मैंने लेयर बना ली है, तो अभी इस SCP-2D लेयर में जब मैं Z एक्सिस से लाके तुम लोग की तरफ से लाके मैं ये जो खाली पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये देखो ये जो यहाँ पर ये जो खाली वॉइड्स दिख रहे हैं जो कि SCP-2D बना रहा है, ये देखो जब इन्हीं वॉइड्स में, इन सभी वॉइड्स में जब मैं 3D पे लाके एक एक आइटम लाके रख दूंगा तो देखो क्या होगा है ऐसे ही। ठीक, ऐसे जब मैंने ऐसे इसमें 3D बना के रख दिया तो ये देखो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने फिर से तीसरी में लेयर ला के रखा। जब मैं तीसरी में लेयर ला के रखूंगा तो जो तीसरी लेयर होगी वो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे ए लेयर के साथ मैच करेगी। बताओ, ए लेयर के साथ मैच करेगी? हाँ, ए लेयर के साथ मैच करेगी। तो मैं कहीं ना मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूंगा। मैं बस एक छोटा सा पोर्शन लेके तुम लोग को अभी बता रहा हूँ। ठीक, ऐसा, ठीक, ठीक, तो जो 3D ले होगी वो ऐसे लगेगी। यानी कि अब मैं बात बताऊं, एटम्स जो होते हैं वो आपस में टच में होते हैं, एटम्स आपस में टच में होते हैं। तो जो ए लेयर है, जो ब्लैक वाली ए लेयर है और जो यहां पर ब्लू वाली ए लेयर है, और ए लेयर के जो एटम्स होंगे, ए लेयर और ए लेयर के जो एटम्स होंगे वो आपस में टच कर रहे होंगे, और ये जो बी लेयर का जो ये एटम रखा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाला एटम है, ये जो बी लेयर का ये जो ग्रीन वाला एटम है यहाँ पर, ये देखो बी लेयर का जो एटम है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा बर्गर में जो पैटी होती है, उसकी तरह एकदम बीच में आ गया होगा। मतलब कि ये बर्गर है, ये नीचे से बर्गर है, नीचे वाली ब्लैक वाली लेयर है, देखो ये ब्लैक वाली लेयर का, ये ब्लैक वाली लेयर के एटम्स, ये ब्लू वाली लेयर के एटम्स, बीच में तुम्हारा क्या हो गया, ग्रीन लेयर का एक एटम। तो अब मैं तुमसे पूछूं, ये जो सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर का जो ग्रीन वाला एटम है, ये सेकंड लेयर का ग्रीन वाला एटम है, इसकी पोजीशन क्या होगी? तो पोजीशन बताने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा यूनिट सेल क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं इतना पोर्शन अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, इतना पोर्शन अगर मैं ले रहा हूँ तो ये क्यूब का फॉर्म कर रहे हैं। कैसे फॉर्म कर रहे हैं? देखो, ये जो नीचे ब्लैक वाली लेयर है, ये देखो नीचे जो ब्लैक वाली लेयर है, ये ब्लैक वाली लेयर है, और इस ब्लैक वाली लेयर के एटम्स दो आगे एटम्स हैं, उसके जस्ट दो पीछे एटम्स हैं, और जो ग्रीन लेयर है और जो ऊपर के जो ब्लू वाली लेयर है, उसके ब्लू वाली लेयर जो है, ब्लू वाली लेयर ए लेयर, ब्लैक वाली लेयर, जो ब्लू वाली लेयर है जो कि ए ही है, एक ही तरह ही है, और जो ब्लैक वाली लेयर है उनके एटम्स आपस में मैच कर रहे हैं। यानी कि जो ब्लैक वाली लेयर के एटम्स है जो कि दो आगे ऐसे हैं, उसके दो पीछे ऐसे हैं, तो ब्लू वाली लेयर के जो एटम्स होंगे इन ब्लैक वाली लेयर के जो आगे वाले दो एटम्स उनके जस्ट ऊपर होएगा और सेम ऐसे पीछे होंगे। तो ग्रीन वाला लेयर कहां गया? ग्रीन वाली लेयर का एटम कहां गया? ग्रीन वाले लेयर का एटम एज अ पैटी जो कि बर्गर में होती है, उसी की तरह इन दो लेयर्स के एटम्स के बीच में आ गया होगा। मतलब कि यहाँ पर जो यूनिवर्सल फॉर्म हो रही है वो एक क्यूब हो रही है। कैसे? देखो, ये देखो ब्लैक वाली लेयर के एटम, देखो दो लेयर आगे दो लेयर पीछे, एटम्स दो एटम्स आगे ब्लैक वाली लेयर के और दो एटम्स पीछे, उसी के जस्ट ऊपर ब्लू वाली लेयर के दो एटम्स आगे दो एटम्स पीछे। तो ये देखो एक क्यूब का फॉर्म हो रहा है, ये देखो एक क्यूब का फॉर्म हो रहा है। एग्जांपल के लिए सपोज कि तुम एक रूम में बैठे हो, गर्मी लग रही है, हाँ, सपोज तुम एक रूम में बैठे, उस रूम के तुम सेंटर में बैठे, ठीक है? तो नीचे की जो फर्श है उसको तुम ब्लैक वाली लेयर समझो, और उसके जो चार कॉर्नर है उनमें एक एक एटम लाके रख दी। फिर ऊपर छत होगी, ऑब्वियस बात, रूम में तो छत तो होगी,
तो ऊपर जो छत होगी उसके भी 4 कॉर्नर्स होंगे और उसके हर एक कॉर्नर में ब्लू वाली लेयर का एक एक एटम ला के रख दो। तो देखो, तुम खुद देखो यहां पर एक क्यूब फॉर्म हो गया और उस क्यूब के बीच में तुम बैठे हो लाइक जस्ट लाइक ये ग्रीन एटम। तो ये जो तुम्हारी पोजीशन हुई वो क्या हुई, वो इस क्यूब के सेंटर में हुई। मतलब कि ये जो क्यूब का जो एक बॉडी सेंटर है, हाँ ये जो क्यूब का एक बॉडी सेंटर है उसी में तुम जाके बैठे हो। मतलब कि अगर मैं इस आइटम की मतलब कि जो बी लेयर है उसका अगर एटम की मैं अगर पोजीशन की बात करूं कि जो बी लेयर है उसके एटम की पोजीशन क्या होगी भाई, उस एटम की पोजीशन क्या होगी। तो बी लेयर के जो एटम है उनकी जो पोजीशन होगी वो एट बॉडी सेंटर होगी। यानी कि ये जो क्यूब है इसका जो क्यूबिकल वॉइड है उस क्यूबिकल वॉइड का जो बॉडी सेंटर है उसी में ही ये तुम्हारा ग्रीन एटम आके बैठा हुआ है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर यूनिट सेल क्या होगी, यानी कि यहाँ पर यूनिट सेल क्या होगी, यहाँ पर यूनिट सेल हमारा एक क्यूब होगा। क्या होगा ये यूनिट सेल हमारा एक क्यूब होगा। यानी कि अगर मैं इसका सेंटर का मैं बना के दिखाऊं तो तुम्हें नजर आएगा कि जो ग्रीन वाला एटम है इसके एक बॉडी सेंटर में है। देखो ऐसे ब्लैक वाला ये है, ऐसे ब्लू वाला ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखो ये क्यूब फॉर्म हुआ और इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे बैठा है तुम्हारा ग्रीन एटम। यानी कि इसी यूनिट सेल को अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिख रही होगी लाइक दिस। देखो पहले ब्लैक वाले लेयर के दिखाता हूं एटम्स। फिर ब्लू वाले लेयर के एटम्स, फिर इनके सेंटर से आपस में ज्वाइन कर देंगे क्योंकि हमें मालूम है एटम्स हमेशा टच में होते हैं। तो हम लोग इनके सेंटर्स को भी आपस में टच में दिखा देंगे क्योंकि ये एटम्स आपस में टच में, ये एटम्स आपस में टच में है तो ये क्यूबिकल तरह का एक यूनिट सेल फॉर्म कर रहे होंगे और इस क्यूबिकल यूनिट सेल के बीच में जो कि इसका एक बॉडी सेंटर होगा उस बॉडी सेंटर में हमारा एक ग्रीन एटम आके बैठा हुआ है लाइक दिस। ठीक, इसके बॉडी सेंटर पे, इसके क्यूबिकल वॉइड नहीं है, इसके क्यूबिकल वॉइड नहीं है, इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे हमारा एक बी लेयर का हमारा जो बी लेयर है, अरे पापा ये करने के मैंने हमारी जो बी लेयर है उसका एटम आके बैठा हुआ। यानी कि एक बात बताओ, ये ए बी यहाँ पे फैशन है तो ये आगे रिपीट होगा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ए बी। तो हाँ इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3। और इस यूनिट सेल से इस अरेंजमेंट का जो नेम पड़ा वो क्या पड़ा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हमारा बी सी सी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या पढ़ा इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थोड़ा नोट करो इसको, तब तक मैं थोड़ा टेस्ट देखता हूं। तो हाँ अगर मैं इससे बोलूं यहाँ पर कि इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन ऑफ एटम्स कहाँ क्या होगी, पोजीशन ऑफ एटम्स अगर मैं तुमसे पूछूं तो पोजीशन ऑफ एटम्स, ये एटम्स की जो पोजीशन होती है वो बेसिकली उनके सेंटर से बताई जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो पोजीशन ऑफ एटम बेसिकली जो सेंटर बताई जाती है और सभी एटम्स का जो सेंटर है
वो इस क्यूब के 8 कॉर्नर में है, ये अपर वाला फेस, ये लोअर वाला फेस, और ए कंप्लीटली इस क्यूब के अंदर है जो कि इसके बॉडी सेंटर पे है। यानी कि हमारी पोजीशन ऑफ एटम्स क्या हो गई? हाँ, हमारी पोजीशन ऑफ एटम सही है, आपका आंसर पोजीशन ऑफ एटम हो गई 8 कॉर्नर्स में और एक बॉडी सेंटर में, एक कॉर्नर्स में और एक बॉडी सेंटर में। ठीक, नोट करो भाई, नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो इसको, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं आगे। जल्दी नोट करें भाई, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें भाई, जल्दी नोट करें। देखिए दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है। नोट करो भाई, नोट करो, फटाक से नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। कर लिया? चलो चलो भाई आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इनके फीचर्स की, इनके पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक, इसके अब पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ एटम। पोजीशन ऑफ एटम, तो हमें पता है पोजीशन ऑफ एटम क्या है। हमारी जिसमें एटम्स की जो पोजीशन है वो बेसिकली 8 कॉर्नर्स में है और एक हमारा ये 4 नहीं है, एक है, एक हमारा बॉडी सेंटर में। ठीक, 8 कॉर्नर्स में है और एक बॉडी सेंटर में है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम में, ठीक, मान लो अगर मैं एक कॉर्नर वाले एटम की बातचीत करता हूं, ये कोई कॉर्नर वाला एटम है, ठीक, कॉर्नर वाला एटम है, ये जो कॉर्नर वाला एटम है कहां पे है? इस कॉर्नर क्यूब के कॉर्नर में, लाइक दिस। ठीक, ये वाला मैंने कॉर्नर एटम लिया, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये वाला ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ये वाला मैंने एटम यहां पर लिया। चेक यार, ये वायर इधर आओ। ठीक, यही बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये अपने से ही एक इधर देखो, इधर यहां पर देखो, अपने इसी लाइन में इधर देखो, यहां पूरा क्यूब ही बना देता हूं मैं, देखो ऐसे। तो ये हमने कॉर्नर एटम दे रखा है। बाकी एक तो हमारा बॉडी सेंटर में, तो उसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरा एक ही यूनिट सेल में रहेगा। तो मैं अगर मैं बोलूं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो जो बॉडी सेंटर वाला है उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा, कंट्रीब्यूशन जो होगा बेसिकली हमारा 1 ही होगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो z वैल्यू हो जाएगी वो हमारी ऑलरेडी 1 into 1 हो जाएगी। ठीक, 1 into 1 चल रहा है, नहीं चल रहा। बेसिकली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, तो बचा यहाँ पे कॉर्नर वाला। कॉर्नर वाले कैसे देंगे? देखो अभी फिर ये जो कॉर्नर वाला एटम है, देखो इधर यहाँ पे बाबू को मैसेज बाद में भेजना, इधर देखो ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है, ये बेसिकली हमारे इस नीचे लोअर फेज में, ये जो लोअर फेज है, जो कॉर्नर वाला एटम है, ये जो लोअर फेज है, इस लोअर फेज में जैसे ये क्यूब है वैसे ही इसके पीछे क्यूब होगा। बताओ, मतलब ये जो पीछे वाला जो फेज है, ये पीछे वाला फेज है, ठीक है, ये पीछे वाला फेज है तुम्हारा, इस क्यूब का पीछे वाला फेज है, ये पीछे वाला फेज है। ठीक, तो जो पीछे वाला फेज है, इस पीछे वाले फेज से एक पीछे क्यूब कनेक्टेड होगा जो कि कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसे करके। ठीक, वैसे ही ये जो राइट वाला फेज है, ये सॉरी ये जो लेफ्ट वाला फेज है, ये वाला ये जो फेज है, इसी फेज से एक और क्यूब कनेक्टेड होगा लाइक दिस। ठीक, ऐसे। और ये वाली जो एक एजलेंथ है, ये वाली जो एक एजलेंथ है, ये वाली जो एक एजलेंथ जा रही है यहाँ पर, ये वाली, इससे एक और क्यूब पीछे यहां पर कनेक्टेड होगा जो कि कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसे करके। तो
ऐसे करके देखा जाए कि ये वाला जो एक कॉर्नर एटम है, ये वाला जो एक कॉर्नर एटम किसी भी क्यूब का एक कॉर्नर एटम बेसिकली नीचे वाले लोअर फेज में 4 क्यूब से शेयर रहता है। और हमें मालूम है हम 3D की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये 4 फेज यहाँ नीचे है, इसी 4 फेज से अटैच एक 4 क्यूब ऊपर भी होंगे, 4 क्यूब ऊपर भी होंगे, यानी कि टोटल देखा जाए तो ये जो एक कॉर्नर एटम है वो 8 क्यूब में शेयर है। तो एक क्यूब में कितना होगा, एक क्यूब में, हाँ एक क्यूब में कितना होगा, उसका एक कंट्रीब्यूशन मतलब 1/8। कैसे पता चला मुझे, क्लियर। ठीक, मान लो तुम रूम के सेंटर, तुमने वहां पर एक फुटबॉल रखी है एक रूम के कॉर्नर में वहां, और तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम के ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, मतलब मान लो मैं हूं, ठीक, मैं पूरे रूम में हूं, पूरे क्यूबॉइडल रूम है, ठीक। तो जो क्यूबॉइडल रूम है इसकी 4 वॉल्स होंगी, एक तुम्हारे पीछे, एक ये, एक राइट मेरे, एक लेफ्ट मेरे। मान लीजिए जो मेरा रूम है वो इन 4 वॉल से, मतलब कि मेरा जो रूम है वो एक ये वाली वॉल के जस्ट पीछे एक और रूम है, ठीक। मेरे राइट में जो वॉल है उसके एक पीछे रूम है, ठीक। और मेरी इस राइट वाली वॉल और ये वाली जो वॉल ऐसे करके आपस में मीट कर रही होंगी, ऐसे करके आपस में मीट कर रही होंगी। तो देखो ऐसे करके एक आपस में, देखो ये राइट वाली वॉल, देखो ये राइट वाली वॉल, ये पीछे वाली वॉल, तो ये जो मीट कर रही है, तो यहाँ पर एक एज आ रही है, एक एज आ रही है, और इस एज से एक और रूम मेरा कनेक्टेड है जो कि उस डायरेक्शन, मतलब कि 4 रूम का एक फ्लोर बना हुआ है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो फॉर सपोज, और इसके ऊपर जस्ट एक और फ्लोर है, और इस ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें भी सेम ऐसे ही पूरा अरेंजमेंट है क्यूब्स का, ठीक। मान लो मैंने एक फुटबॉल वहां एक कॉर्नर में लाके रखी, सपोज करो मैंने वहां फुटबॉल कॉर्नर में लाके रखी। तो अगर मैंने इस फुटबॉल को कॉर्नर में लाके रख दिया, तो वो जो फुटबॉल होगी उसका शेयर किस किस में हो रही होगी, वो शेयर हो रही होगी, मतलब जो कॉर्नर होगा, मतलब कि उसका कुछ पोर्शन, उस फुटबॉल का कुछ पोर्शन मेरा जो एज से कनेक्टेड जो एक और रूम है उसमें शेयर हो रहा होगा। इस बॉल के पीछे जैसे एक रूम है उसमें शेयर हो रहा होगा। राइट वाली जो वॉल है उसके पीछे जो एक रूम है उसमें शेयर हो रहा होगा। और ऊपर जितने भी 4 और रूम है जो कि मेरी छत से कनेक्टेड है उन सभी में भी शेयर हो रहा होगा। वो जो कुछ पार्ट उस फुटबॉल का जो 8 क्यूब में शेयर हो रहा है वो पार्ट है हमारा 1/8। तो हमें मालूम है कि हर एटम का रेडियस सेम होता है, तो कंट्रीब्यूशन भी हर एटम का सेम ही होगा, ठीक। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे जब पता चला कि मेरे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम देखने पे हमारे जो आए हैं वो हमारे आए हैं लगभग 2, एक हमारा कंप्लीटली बॉडी सेंटर का और एक हमारा आर्टिकल बाय। अब हम निकाल लेते हैं ए एंड आर का रिलेशन। ए एंड आर रिलेशन का दोस्तों तुम लोग ने बस रटा होगा। आज मैं तुम लोग को फील कराऊंगा ए एंड आर का रिलेशन बीसीसी में कैसे आया और क्यों आया और किस लिए आया और कैसे प्रकट हुआ। हम लोग ने पढ़ा होगा, मतलब तुम लोग पढ़ते ही होंगे, इधर की ए और आर का रिलेशन रट ले तो खत्म का, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक। आज मैं बताता हूं कि ए और आर रिलेशन आता कैसे इसमें बीसीसी में। देखो क्यों बना, तुम लोग पॉडकास्ट में आए हो ना, तो पॉडकास्ट है तो ये सीखो सारी चीजें। केमिस्ट्री देखो सीखने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, लेकिन हर चीज का एक अपना अपना मतलब भी होता है, ठीक है। मान लो ये एक एजेलेंट है, इस एजेलेंट पे हमारे ये 2 एटम्स हैं, एक हमारा बॉडी सेंटर है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा है, आप लोगों को मालूम है कि जो एटम्स हैं यहाँ पर ये आपस में टच में होते हैं, आपस में कैसे में होते हैं, टच में होते हैं। बट बीसीसी में ये कभी भी एज के अलोंग टच में होते ही नहीं। ये क्या सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे अभी टच में होता है, आप बोल रहे हो कि टच में होते वाले गलत बात हो, अभी तो बकवास हो। नहीं, मैं कभी बकवास चीज नहीं बताता, हर चीज का एक अपना रीजन होता है। यहाँ पर भी इसका एक रीजन है कि ये एज के अलोंग ना हो, टच होके एक अपने बॉडी डायगोनल, हाँ ये अपने बॉडी डायगोनल, ये जो इनकी बॉडी डायगोनल होती है, इसी बॉडी डायगोनल के अलोंग यहाँ पर एटम्स टच करते हैं, लेकिन कभी भी सेम लेयर के एटम्स आपस में टच नहीं करते। दैट इज द पॉइंट कि भैया
किसी मतलब बीसीसी में कभी भी सेम लेयर के एटम्स आपस में टच नहीं करते हैं। हमेशा जो इंटर लेयर्स होती हैं, मतलब कि ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये बी लेयर, फिर ए लेयर, तो ये जो ए बी और ए आया है और ए और बी के बीच में जो डायगोनल जा रहा है, जो बॉडी डायगोनल जा रहा है, इन बॉडी डायगोनल के अलोंग हमारे एटम्स टच करते हैं। इन बॉडी डायगोनल्स के अलोंग हमारे एटम टच करते हैं। समझ में? कैसे करते हैं अभी मैं बताऊं, बस पहले ए और आर के लिए ठीक। तो हमें पता है कि बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करता है। चलो यहाँ पे एटम्स लगा लेते हैं हर कॉर्नर में। देखो हर क्यूब में इधर सुन लो, हर क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होती है। हर क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होती है। एटम सही क्लियर है? हर क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होती है। कैसे? ये वाला जो एटम होगा वो इससे टच में होगा। ये वाला एटम जो होगा, देखो ये वाला एटम इससे, ये वाला एटम इससे, ये वाला एटम इससे, ये वाला एटम इससे। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर किसी एक बॉडी डायगोनल के बारे में निकालें तो वो सारी बॉडी डायगोनल के बारे में हो जाएगी बात। हाँ, ये सारी बॉडी डायगोनल वाला हो जाएगा। ठीक। तो हमें बेसिकली जो यहाँ पर निकालना है कि एटम जो टच हो रहे हैं वो बेसिकली हम लोग को ये वाली जो बॉडी डायगोनल है, देखो ये यहाँ वाली, ये वाली जो बॉडी डायगोनल है, ऐसे इस बॉडी डायगोनल के अलोंग हम लोग को बातचीत निकालनी है कि इस बॉडी डायगोनल के अलोंग ही हमारे ये वाला जो एटम है वो बीच में आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए कि ये अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग करूं तो ये देखो ए बी, और यहां से मैं अगर यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूं तो ए बी सी करके ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लूं तो इसकी वैल्यू हमें पता है ए, हमें इसकी वैल्यू पता है, ये वाली जो एज है, ये वाली जो एज है, यहाँ देखो थोड़ी मैथ आ गई, थोड़ी मैथ आ गया। अरे बात मैथ है तो डायरेक्ट, अरे नहीं यार, तो बहुत इजी मैथ है यार, क्लास कच्चा 7वीं 8वीं की मैथ है। आओ देखो ये वाली जो एज लेंथ है, ये वाली जो एज लेंथ है, ये वाली ये ए बी जो एज लेंथ है, इस ए बी एज लेंथ की वैल्यू में पता है कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। तो ये ए है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि इस फेस में हो रहा है। देखो नीचे जो फर्श है तुम्हारी, इस फर्श के आगे ये भी देखो ये फर्श है, ये फर्श है। तो इस फर्श, ये जो फर्श है, ये जो फर्श है, ये जो फर्श है, ये जो फर्श है, इस फर्श के ये देखो ये बीच में, अगर बीच से इस फर्श को यहाँ पे एक, इस फर्श के एक कॉर्नर से अपने आप सामने वाले कॉर्नर को अगर मिला दो, इस फर्श के एक कॉर्नर से उसके सामने वाले कॉर्नर को अगर तुम मिला दो तो ये 2 फेजेस में कट जाएगा। तो ये देखो अगर मैंने यहाँ पे वही काम किया है कि नीचे ये जो फर्श है, ये नीचे जो फर्श है उसको इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिला दिया है, तो यहाँ पर एक फेस डायगोनल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे फेस डायगोनल क्रिएट हो गया। और ये जो फेस डायगोनल ये एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है जो कि बी सी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम हाँ डी। ठीक, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बी डी सी। यहाँ पे ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है? बी डी सी फॉर्म। तो अगर ये एज लेंथ ए है तो ये वाली भी एज लेंथ ए होगी, बी डी एज लेंथ ए होगी। बताओ तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बीसी निकालनी है, बीसी हमें निकालनी है, यहाँ पर बीसी जो फेस डायगोनल है हमें उसको निकालना है। बीसी यहाँ पे क्या हमारा बीसी है, यहाँ पे हमारा फेस डायगोनल। बीसी हमारा क्या है यहाँ पे? फेस डायगोनल। और इसी फेस डायगोनल के हेल्प से हम लोग बॉडी डायगोनल निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजी है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बस सिंपल आ गया आंसर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हम लोग अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो हमें क्या फाइंड करना है? बीसी का स्क्वायर, मतलब बीसी फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बीसी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है हमारे बीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। हमें बीडी और डीसी की वैल्यू पता है, बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों का ऐड करो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। बताओ 2a स्क्वायर हो गया। बीसी की वैल्यू बीसी स्क्वायर, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2। ये हमारा आ गया फेस डायगोनल। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया फेस डायगोनल।
ये हमारी क्या आ गई, नीचे दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा है, चलो रब कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे करना प्रूविंग, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो BC क्या हो गया √2, ये हमारी क्या आ गई, ये आ गया हमारा फेस डायगोनल, क्या आ गया हमारा ये हमारा आ गया फेस डायगोनल आ गया, ठीक, समझ गए फेस डायगोनल, ठीक, समझ गए फेस डायगोनल, कोई दिक्कत, ठीक है, फेस डायगोनल की वैल्यू आ गई। तो अब अगर ये फेस डायगोनल की वैल्यू ये आ गई है तो हम लोग यहाँ से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलो लगाओ, लगा के बताओ, चलो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है AC, चलो AC फाइंड करो, फिर उसके बाद उसका A और R का रिलेशन निकाल दो, चलो भाई वीडियो पॉज करके करो, चलो वीडियो पॉज करके करिए, AC की फाइंड करिए, AC को फाइंड करो, जल्दी करो, अरे होली का समय है भाई, होली है, होली मतलब हो गई है, ठीक, मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर में 2 बार होली होती है, एक होती है होली के दिन, फिर उससे कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पर, मुझे नहीं मालूम कब तक क्या वो सीन होता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद आई थिंक 1 वीक के बाद एक गंगा मेला होता है, तो तब फिर से होली होती है, और वो जो होली होती है एकदम सुपर, कभी आना कानपुर होली खेल के आना, मजा आया भाई, करो भाई AC निकालो, यही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यहाँ देखो यहाँ पर AB की वैल्यू पता है हमें A है, हमें यहाँ पे BC की वैल्यू पता चल गई है हमारी √2 है, तो हम लोग को AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, बताओ A स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो हमारे बचेगा 2a स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 3a स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या आ गई √3a आ गई, क्या आ गई √3a आ गई, क्या आ गई, फिर से बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, √3a आ गई, कैसे आई देखो, तभी छोटा मुद्दा तो जरा सी माय करेंगे, आओ देखो हम लोग को AC स्क्वायर निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर A स्क्वायर √2a का स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, तो जब √2a का होल स्क्वायर होगा तो 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल बचेगा बेसिकली हमारा बचेगा क्या, ये हमारा बचेगा अरे यार तुम लोग चक्कर मेरी मैथ्स खराब हो जाएगी, 2a स्क्वायर, स्क्वायर करो बेसिकली सिंपल 3a स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब हम लोग AC यहाँ से निकाल सकते हैं, अब हमें मालूम है कि यहाँ पे जो एटम्स है डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होंगे, हमें टच कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से इसका रेडियस निकाल सकते हैं, हाँ हम लोग निकाल सकते हैं, देखो ये वाला एटम, ये बीच वाले एटम से टच कर रहा होगा, ये वाला एटम, अरे यार देखो ये ग्रीन वाला एटम है जो कि इसके बॉडी सेंटर में, ये जो ग्रीन वाला एटम है वो इन कॉर्नर वाले एटम्स के साथ टच में होगा, ऐसे करके देखो बॉडी डायग्राम क्रिएट हो गया, ये बॉडी डायग्राम क्रिएट हो गया, अब इसी बॉडी डायग्राम में अलोंग क्या निकाल देंगे हम लोग, इसका रेडियस निकाल देंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो ये एक आर, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक आर, और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की, देखो यहाँ से यहाँ तक की एक आर, देखो इसका रेडियस, ये जो ग्रीन वाला एटम है देखो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला आर, फिर यहाँ से यहाँ तक की ये आर, यहाँ से यहाँ तक की ये आर, यहाँ से यहाँ तक की ये वाला, समझ गए, तो टोटल कितने आर हो गए हमारे 4 आर, तो बेसिकली हमारी जो √3 है वो किसके इक्वल हो गया 4 आर के इक्वल, और a इक्वल टू क्या हो गया √3/4 r/√3, तो ये आ गई हमारी h, हमारी आ गई वैल्यू किसकी h, जस्ट ये याद कर लो, एग्जाम में दोनों आने, इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा, समझ में आया, कैसे आई है जलन, समझ में आ गया भाई, बताओ समझ में आ गया,
नोट करो फटाक से, नोट करो भाई, नोट करो। कर लिया नोट? चलो वीडियो कॉल करके कर लिया आप लोगों ने नोट। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे हम लोग इसकी? पैकिंग एफिशिएंसी। चलो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो पोजीशन ऑफ एटम्स उधर लिख ही दिया था हम लोग, ये हमारी यूनिट सेल थी, तो यूनिट सेल हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, चलो अब हम निकालते हैं यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी। चलो भाई पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला बोलो, पैकिंग एफिशिएंसी का 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 फॉर्मूला बोलो बोलो। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है नहीं आता है, कंपक्ट हो तुम लोग, नहीं आता है, कंपक्ट हो तुम लोग। ठीक, देखो ऐसे होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स Z होती है Z इनटू हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखते हैं, क्योंकि हम लोग 3D की बात कर रहे हैं। तो 4/3 πr³ इनटू 100 πr², क्यूब एक सिस्टम होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना हो जाएगा, क्यूब है, एक क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यूब है, एक क्यूब हो जाएगा। तो जब तुम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी जो यहाँ पे तुम पैकिंग वैल्यूज पुट करोगे, बेसिकली यहाँ पे कितना था, 2 था ना, 2 था, 2 इनटू 4/3 πr³ इनटू 100 अपॉन एक क्यूब की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या निकाली है, निकाली है 8r³ अपॉन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 4r³ डिवाइडेड बाय। ठीक, तो जब तुम पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैथ वाले अपना काम कर लेंगे। ठीक, तो वैल्यू जो पूरी तुम यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे जब पूरा कैलकुलेट करोगे सिस्टम इसका, तो कैलकुलेट करके हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे हमारी 68% आएगी। क्या आएगी, 68% आएगी। समझ में आया, समझ में आया, बताओ भाई, समझ में आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे हम लोग इसमें बातचीत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। जल्दी बताओ। हाँ ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं यहीं पर ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पे बेसिकली 8 हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा हमारे, 8 हो जाएगा। ठीक, कैसे 8 होगा, देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर उसका बताते हैं जिसका एनवायरनमेंट एकदम घिरा हुआ हो। तो ये तो बताओ इस यूनिट सेल में किसका एनवायरनमेंट घिरा हुआ है, बॉडी सेंटर वाले का है। तो इस बॉडी सेंटर वाला जो एटम होगा हमेशा तुमसे बॉडी सेंटर का पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो बॉडी सेंटर वाला एटम है ये किस किन से टच कर रहा है, ये इन सभी इन कॉर्नर वाले एटम्स के साथ टच कर रहा है। किन किन के साथ टच कर रहा है, इन सभी कॉर्नर एटम्स से ये टच कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो इसी वजह से कितने एटम्स हैं, अपर फेज में 4, नीचे लोअर फेज में 4, तो टोटल कितने एटम्स हो गए 8। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8। वॉइड की बात करें हम यहाँ पे अगर, तो बेसिकली यहाँ पे जो वॉइड होता है यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, या बेसिकली वॉइड होता है यहाँ पे होता ही नहीं। ठीक है ना, वॉइड होता ही नहीं यहाँ पे, या तो अगर होएगा तो बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज नॉट डिफाइंड, वॉइड is not defined। ठीक, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, और we can say that distorted octahedral। समझ गए, समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया भाई, पूरी बातचीत समझ में आ गई सबको? ठीक है, समझ में आ गए। नोट करो भाई फटाक से, नोट करो, फिर मैं तुम लोग को फील देता हूँ कि ये डायगोनल के लॉन्ग ही टच क्यों करते हैं। नोट करो। तो भाई हो गया नोट। चलो अब हम लोग बताते हैं, बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं कि भैया एटम जो होते हैं हमारे इसमें इंटर लेयर में ही क्यों, और वो भी डायगोनली क्यों टच करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर बाकी के 3 था यहाँ पर उसको रख करते हैं, बस ये वाला जो जिसमें यहाँ पे हमने यूनिट से डिफाइन करी है, बस इसी को हम लोग यहाँ पर रखते हैं।
बाकी इसको ध्यान से ऐसे करके रिमूव कर लेते हैं ऐसे करके, बस हो गया। ठीक, देखो एटम जो होते हैं बेसिकली यहाँ पर इंटर लेयर में टच करते हैं, मतलब ये जो ए है, ये जो यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ये जो ए है क्या होगा लेकिन यहाँ पर जो एटम एक ये है और एक बी एटम और एक ए एटम है, ये आपस में डायगोनली टच करते हैं। तो डायगोनली टच करते हैं तो देखो कैसे टच करते हैं, ये है मतलब कि डायगोनली टच करते हैं, बीच में ये टच नहीं करते हैं। तो डायगोनली बेसिकली टच क्यों करते हैं, लाइक दिस, देखो ऐसे, ये वाला या जो ग्रीन वाला एटम है वो ये और ये आपस में डायगोनली क्यों टच करते हैं, कौन सा मार्क है ये डायगोनली, इस बॉडी डायगोनल के अराउंड, ये जो बॉडी डायगोनल जा रहा है यहाँ पे, ये जो बॉडी डायगोनल आ रहा है ये वाला, इस बॉडी डायगोनल के अराउंड टच क्यों करते हैं। ठीक, बेसिकली ये बॉडी डायगोनल के अराउंड इसलिए टच करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, क्या, टू अटेन extra stability, they touch along body diagonal। किसके अलाउंग टच करते हैं, ये बॉडी डायगोनल के अलाउंग टच करते हैं, और बॉडी डायगोनल के अलाउंग अगर टच भी कर रहे हैं तो जो टच है यहाँ पर वो इनकी इंटरलेयर्स में, किसमें, इंटरलेयर्स में टच है। तो बेसिकली इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो कैसे होगी ओरिजिनल में, वो कुछ ऐसी होगी, 1 2 3 4 5। ये तो मैंने स्पेस यहाँ पे काफी ज्यादा बना दिया लेकिन होता बहुत कम स्पेस है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉइड्स क्रिएट हो गए, तो अब इन वॉइड्स में मैं लाके अगर यहाँ पर एक एटम यहाँ पे रख दूं तो ये देखो टच हो गया, तो मिलेगा होगा कि ये सेम लेयर में, तो सेम लेयर में नहीं है, बेसिकली तुम्हारा जो यहाँ पे तीसरी लेयर होगी जो कि इसी की तरह है उसके साथ ये टच में है, ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके, तो ये बॉडी डायगोनल के अराउंड कुछ ऐसे टच, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, किस लिए होता है, बस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए होता है, तो इसको ये याद रखना। ठीक, तो आज वाले सर में आपको पता चलेगा तो ये बॉडी डायग्राम में टच होता है, लेकिन आज से पहले पता था तुम लोग को कि ये जो बॉडी में टच होता है तो बेसिकली क्यों टच होता है, नहीं पता, अब पता चलेगा। तो इसी का मतलब होता है, मतलब यही इसी वजह से मैं इतना इंजर पढ़ाता हूं, इसी वजह से चैनल का नाम क्या है, पीरियोडिक पॉडकास्ट है, इसी वजह से। ठीक है ना, तो भाई यही था आज का लेक्चर। ठीक, तो हमारा जो है बेसिकली 3D में हमारी 2 टाइप की अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक, जो कि HCP2D से रिलेटेड थी। अब HCP2D एज अ बेस से रिलेटेड अब कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ 2 थी, 2 कंप्लीट हो गई है। बची हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D एज अ बेस से बनाई गई जो हमारी 3D अरेंजमेंट्स होती हैं, उनको पढ़ना, तो वो ऐसे ही हम लोग 1 घंटे का लेक्चर लेके आएंगे, उसमें कवर करेंगे, मतलब 2 घंटे में नहीं हो पाता। ठीक है ना, मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ, फोन भी मतलब उतना ठीक, मतलब समझ लो सिस्टम। ठीक, तो अगर ये तुम लोग लेक्चर कहीं से भी पसंद आया हो, अगर ये तुम लोग को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना है इस लेक्चर को, शेयर करना हो, एक प्यारा सा कोई कमेंट करना हो तो भाई कर देना होगा। कोई डाउट हो या मैंने इस लेक्चर में कहीं गलती करी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट लेक्चर से मैं उस गलती को सुधार लूंगा। ठीक, दूसरी चीज, वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम चाहे ये वॉइड फेंक के मारो या कुछ भी फेंको, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जो बेल वाला आइकन है उस पर तुम चाहे ये कॉर्नर वाला आइकन फेंक के मारो या बॉडी सेंटर वाला, कहाँ है बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर वाला आइकन मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो मिलते हैं तब तक के लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में, रिवाइज करते रहो। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, बाय। ठीक।